Hello aspirants, welcome to Revealing Success. This is Sagar and in this video I am going to talk about my whole preparation journey. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस ईयर मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम्स मैंने इस ईयर क्लियर किए हैं। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में मुझे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ था और आईबीपीएस क्लर्क में मुझे यूको बैंक अलॉट हुआ था। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर स्केल 1 इन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। 2019 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बैचलर्स ऑफ साइंस स्ट्रीम से एंड देन उसके बाद नवंबर 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की। इनिशियल 2 मंथ्स मुझे ये बात कंक्लूड करने में लग गए कि मुझे कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, कहाँ से पीडीएफ्स अरेंज करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है। पूरा स्टडी मटेरियल बनाने में मुझे अप्रॉक्स जनवरी तक मेरा पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैंने जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया जिससे मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे उस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है और मुझे पता चला कि मुझे बैंक का बिल्कुल कुछ नहीं आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड की कि मॉर्निंग इंग्लिश को रहेगा, नून क्वांट एंड इवनिंग फॉर रीजनिंग। तो सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश में मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के द हिंदू रीड करता था, जिसमें मैं 2 आर्टिकल्स रीड करता था। एक वो फाइनेंस सेक्शन से लेता था मैं और एक एडिटोरियल पेज से कोई सा भी एक आर्टिकल रहता था। वैसे मैं साइड वाले ही लेता था जो छोटे छोटे रहते थे। एक फाइनेंस वाले पेज से मैं बड़ा आर्टिकल ले लेता था इकोनॉमी बेस्ड। उसी में से मैं वोकेब्स जो भी मुझे नहीं आती थी वो मैं अंडरलाइन कर लेता था और मैं फिर उसको साइड में लिख लेता था। वोकेबलरी के लिए मैंने एक बुक आती है वर्ड्स पावर मेड ईजी, वो भी पढ़ी थी। तो उसमें 45 सेशन है अराउंड। तो मैंने 45 तो नहीं पढ़े थे, मैंने 35 अराउंड तक कंप्लीट कर लिए थे। 45 आज तक नहीं हो पाए वैसे मेरे। और फिर उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ता था। ग्रामर की मैं रोज़ एक वीडियो देखता था निमिषा बंसल मैम के चैनल से और मैं उसी वीडियो से नोट्स बनाता जाता था उसके, और जो भी नोट्स बनते थे मैं उनको पीरियडिकली रिवाइज करता रहता था। जब ये ग्रामर के वीडियोस देख रहा था मैं उसी टाइम नेक्स्ट में वीडियो देखता था कि कैसे पैराजंबल को फास्ट सॉल्व करें और आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे रीड करें या स्किम करके टेक्निक जो रहती थी वो निमिषा बंसल मैम के चैनल से, मतलब पूरी इंग्लिश मैंने निमिषा बंसल मैम से सीखी थी और सब वही सारे फार्मूलाज मैंने अप्लाई करे थे मेन एग्जाम्स में भी। पैराजंबल ग्लूस टेस्ट को कैसे फास्ट रीड करें, पैराजंबल्स को कैसे सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहेगा बनाने का। देन जब मेरी ये वीडियोस कंप्लीट हुई तो फिर मैं एक सेक्शनल टेस्ट देता था रोज़, एक सेक्शनल टेस्ट और अड्डा का डेली क्विज दे देता था मैं एक। सेक्शनल टेस्ट के लिए मैंने 2 मॉक सीरीज़ परचेज़ करी थी, एक थी ग्रेडअप की और एक थी प्रैक्टिस मॉक की। ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए जब एग्ज़ाम नहीं आ रहा रहता था तो मैं ग्रेडअप से प्रैक्टिस कर लेता था और जब एग्ज़ाम आता था तो मैं प्रैक्टिस मॉक से ही प्रैक्टिस करता था। मतलब मेन जो मॉक था वो मेरा प्रैक्टिस मॉक था। ऐसे करके मैंने पूरा इंग्लिश का प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बनाई थी। नाउ अब क्वांट की बात करते हैं। क्वांट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था मेरा अर्थमेटिक का और सेकंड पार्ट था मेरा डीआई प्लस मिसलेनियस का। डीआई में मैंने सबसे पहले ये चीज़ें सीखी कि कितने टाइप की डीआई होती है, लाइक व्हाट इज़ रडार डीआई, व्हाट इज़ केशलेट डीआई, बार ग्राफ डीआई को कैसे सॉल्व करें। और प्लस मिसलेनियस में मेरा पार्ट था कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब है ना। तो मैंने सिंप्लीफिकेशंस के लिए पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर ली थी। आशीष अरोड़ा सर ने टेलीग्राम चैनल पे ये सब पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई थी सिंप्लीफिकेशन के लिए, टॉप 600 क्वेश्चंस, टॉप 800 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन लाइक दिस। मिसलेनियस पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टेबल्स एंड आपका वो जो डिग्री रहता है ना पाई चार्ट वाला कि कितने डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज, लाइक 10% इक्वल टू 36 डिग्री, 15% इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये सब मैंने लर्न कर लिया था कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और ईजिली आप विद इन 5 मिनट्स की 10 मार्क्स आप कवर कर लो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ ये वाले। फिर उसके बाद अर्थमेटिक के लिए मैंने बेसिक टू एडवांस बैच देखा था आशीष अरोड़ा सर का, जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर किया था और अच्छे से बेसिक, मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल पे। तो अर्थमेटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि डीआई है। और मेंस एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें जो डीआई के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी अर्थमेटिक बेस्ड ही रहते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ जाती है। और अगर हम डीआई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मेंस एग्जाम में तो जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 1-1, 2-2 मार्क्स रहते हैं, फॉर आईबीपीएस पीओ में 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए थे इस बार,
तो वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हमारा जो वेटेज रहता है क्वांट का वो बढ़ा देंगे। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए अड्डा की एज बुक टेलीग्राम चैनल्स पे भी मिल जाती है। नाउ अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज पजल एंड द सेकंड वन इज मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट मीन्स सिलोगिज्म, लीनियर इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, लीनियर इनइक्वालिटी लाइक दिस। तो मैंने मिसलेनियस पार्ट रीजनिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई वीडियोस नहीं देखी मैंने, उसके कोई भी चैनल्स को फॉलो नहीं किया मैंने। जो मेरा मेन फोकस था रीजनिंग में वो था सिर्फ पजल की मैंने वीडियो देखी है, वो भी पुनीत कुमार शर्मा सर की। उन्हीं से मैंने पूरी स्ट्रेटजी सीखी थी कि पजल को कैसे सॉल्व करें। और पजल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें 4 फैक्टर्स रहते हैं कि आपको वो 4 फैक्टर्स पता है तो आप पजल डेफिनेटली 110% आप उसको सॉल्व कर दोगे। सबसे पहला रहता है कि स्ट्रेटजी, सेकंड रीड डायरेक्शंस प्रॉपर्ली, थर्ड एक्यूरेसी एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अगर ये चारों फैक्टर्स आपने सीख लिए तो आपकी पजल 110% सही होगी। और रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पजल की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा रीजनिंग के लिए। और डीआई के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज, इन सब की भी प्रैक्टिस करें। मेरे हिसाब से तो आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम विद इन अ मंथ है या 45 डेज़ अराउंड कुछ बचा है अभी भी, जैसे एसबीआई क्लर्क के लिए भी 45 डेज़ अराउंड कुछ बचा है, तो आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना चाहिए और उसकी एनालिसिस बहुत थोरोली करना चाहिए। मतलब 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो करीबन आपको 2-2.5 घंटे तो उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। सर हर एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का सॉल्व करना है, हर एक पजल को सॉल्व करना है। आपने जब 20 मॉक टेस्ट कर लिए, जैसे कि फर्स्ट 10 मॉक टेस्ट दिए, तो देन उसके बाद आप एनालिसिस कर लेंगे उसी टाइम, है ना। और एनालिसिस के लिए कभी आप उसको टालें ना कि नेक्स्ट डे करेंगे, अगले के अगले दिन करेंगे, या पहले 10 मॉक देंगे फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ये सबसे रॉन्ग थिंग है। आपने मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करें, देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें। जब आपके 10 मॉक टेस्ट हो जाएँ विद एनालिसिस, फिर उसके बाद आप फिर से अगेन उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करें फर्स्ट से 10 तक। फिर उसके बाद 11 से 20 नंबर के जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप दें। और आपका जो मॉक होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लाइक प्रैक्टिस मॉक सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि प्रैक्टिस मॉक का मॉक लें, परचेज़ करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा मॉक था। ऑलीवुड भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बट उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप प्रैक्टिस मॉक अच्छा रहेगा और एकदम एग्जाम लेवल मिलेगा आपको। मीन्स एग्जाम लेवल भी सेम रहेगा, पैटर्न बिल्कुल सेम। और ये मेरी पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। इसमें एक चीज़ छूट रही है जो कि मैं करता था, करंट अफेयर की मैं एक रोज़ वीडियो देखता था जो कि 15 मिनट की वीडियो रहती थी। और यूट्यूब पे वो चैनल था क्रैक एग्ज़ाम करके, सर थे वो, जो कि 15 मिनट की रोज़ एक वीडियो डालते थे, जो कि मैं देखता था। और मॉर्निंग में मैं वीडियो देख लेता था करंट अफेयर की, और इवनिंग में मैं एक डेली अड्डा का क्विज़ सॉल्व कर लेता। अड्डा डेली क्विज़ आता था करंट अफेयर्स का, वो सॉल्व कर लेता था। उसके बाद अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था वो था जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे। जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में जब मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, जो कि आरआरबी पीओ था, जिसका 12 जनवरी को रिजल्ट आया था और 29 जनवरी को उसका मेंस का एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने अड्डा कैप्सूल, जो कि आशीष गौतम सर ने उनके टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF अपलोड किया था, तो मैंने उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलवा लिया था। वो जो अड्डा कैप्सूल था वो आरआरबी पीओ और IBPS पीओ के लिए था स्पेसिफिकली। वो जो अड्डा कैप्सूल था वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज़ फॉर करंट अफेयर्स, सेकेंड वन इज़ फॉर बैंकिंग अवेयरनेस एंड द लास्ट वन इज़ फॉर स्टैटिक। और इस जो करंट अफेयर्स सेक्शन था वो भी इतना स्ट्रक्चर्ड था कि उसमें फर्स्ट पे बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, सेकंड पे फाइनेंस इकोनॉमिक बेस, थर्ड पे अपॉइंटमेंट्स, फोर्थ पे बुक एंड ऑथर, फिफ्थ पे अवार्ड सबमिट कमिटीज़, लाइक दिस पूरा स्ट्रक्चर्ड वे था। तो वो सबसे बेनिफिशियल चीज़ थी करंट अफेयर्स के लिए, और उस मूवमेंट पे सबसे बेनिफिशियल हो रहा था। IBPS PO मेंस में उसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चंस उसी के थे। और फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के लिए कैप्सूल रीड करता था सुबह मॉर्निंग में, और फिर इवनिंग में मैं MCQs रहते थे जो कि ऑलिव बोर्ड के रहते थे। टॉप 800 क्वेश्चंस करके उनने भी PDF अपलोड करा था ऑलिव बोर्ड में, और एक प्रैक्टिस मॉक ने अपलोड किया था टॉप 500 क्वेश्चंस करके। तो मैं उन्हीं के MCQ सॉल्व करता था और उन्हीं को लर्न करता रहता था। तो इससे क्या रहता था कि वो याद रहता था, सुबह जो आपने लर्न किया वही आप वापस से इवनिंग में रिवाइज हो जाता था आपका। क्वांट के लिए मैंने मेंस की हाई लेवल DIs, मेंस लेवल DIs करता था मैं सॉल्व। सिर्फ और सिर्फ मैंने मेंस लेवल DIs ही सॉल्व करे थे। और डेटा सफिशिएंसी भी बहुत अच्छा उसमें ज़्यादा आस्किंग रहता है। तो उसके लिए मैंने अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिकली 6-7 चैप्टरों की मैंने लिस्ट बनाई थी, जिसमें हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
SICI, पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब के मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, मॉडरेट टू हाई लेवल वाले। देन फॉर रीजनिंग मैंने मशीन इनपुट पहले तो वीडियोस देखी थी पुनीत सर की, थोड़ी सी मशीन इनपुट मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था क्या होता है मशीन इनपुट वगैरह, तो फिर वो मशीन इनपुट की वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए जो पुनीत सर ने अपलोड करी थी चैनल पे उनके। और मशीन इनपुट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक मेंस एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसके, IBPS PO हो, वो IBPS क्लर्क हो, RRB PO हो, जो भी एग्ज़ाम हो मेंस के एग्ज़ाम में मशीन इनपुट आते ही आता है। देन उसके बाद मैंने हाई लेवल पजल सॉल्व करी थी, कुछ PDFs वगैरह थी और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की जो पजल्स वगैरह रहती थी मेरे पास हाई लेवल, वो मैं सॉल्व करता था। और मेंस का जो मॉक टेस्ट रहता था रीजनिंग का, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था वो मेरा मिसलेनियस का ही रहता था, क्योंकि मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था। पज़ल जो आती थी उनमें से मैं सिर्फ 2 पज़ल ही सॉल्व कर पाता था, ऐसा रहता था हाई लेवल जो पजल्स रहती थी, और इतना ही सफिशिएंट रहता था। 2 आप अच्छी हाई लेवल की पजल सॉल्व कर लो एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, और मिसलेनियस सॉल्व कर लो, मशीन इनपुट वगैरह और जितना भी मिसलेनियस पार्ट है वो सब अच्छे से सॉल्व कर लो, 2-3 पजल सॉल्व कर लो, दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। और फिर इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ मॉक्स दिए थे, मेंस के मॉक्स लगाता था मैं इंग्लिश के लिए, और कुछ नहीं दिया मैंने इंग्लिश के लिए। कुछ रीडिंग वगैरह जो हिंदू वगैरह में रीड करता था वोकेब वगैरह, वो सब भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही मैंने पूरा इंग्लिश सेक्शन क्लियर किया है अपना मेंस का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है बैंकिंग जर्नी का वो मॉक टेस्ट है। आपके पास जितना क्वालिटी का मॉक टेस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रिपेयर होते जाओगे टफ़ से टफ़ सिचुएशन के लिए। अगर आपका मॉक टेस्ट अच्छा है, जैसे कि ऑलिव बोर्ड का आपका है, तो आप प्रीलिम्स में भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। सो अगर आपका ऑलिव बोर्ड प्रैक्टिस मॉक का भी सेम फॉर्मूला यही है कि आप प्रीलिम्स का दे रहे हो तो प्रीलिम्स के बीच में भी वो मेंस के कुछ पजल्स वगैरह DIs वगैरह उसके अंदर इंसर्ट कर देते थे, तो वो प्रीलिम्स का ही आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करते जाते हैं प्रीलिम्स के मॉक्स में ही। और ये पूरी मेरी जर्नी थी क्वांट प्रीलिम्स और मेंस की, कि जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, RRB ऑफिसर स्केल 1, IBPS PO, और RRB ऑफिसर स्केल 1 में मेरे प्रीलिम्स में 48.25 मार्क्स थे, 44 मार्क्स जनरल का कट ऑफ था। RRB क्लर्क में मेरे 76.5 मार्क्स थे, और आउट ऑफ 80 76.5 मार्क्स थे, और 66 कट ऑफ था MP से RRB क्लर्क का। IBPS क्लर्क में मेरे 76 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और ये सब मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स हैं। और इन्हीं सब मार्क्स की जो भी स्कोर कार्ड है मेरा, वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड भी करूँगा। प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू में कितने मेरे मार्क्स हैं, RRB PO में, सब मैं अपलोड करूँगा। और मेरी फाइनल एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है अभी यहाँ पे, कि वो अपने मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करें, अटेम्प्ट्स पे फोकस ज़्यादा ना करें। फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन अटेम्प्ट्स। सेकंड कि अपने डे को अच्छे से प्लान करें, प्लान योर डे, प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी रखें। आप 9 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं रेगुलरली, अगर आप एक दिन ऑफ कर रहे हैं तो उसमें भी 2-3 घंटे हर एक सेक्शन को ज़रूर दें। 1-1 घंटा दे दें तो 3 घंटे आपका वो डे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट डू योर वर्क एंड डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स। और मॉक टेस्ट अच्छा से अच्छा सॉल्व करें, एनालाइज करें। मॉक टेस्ट ही एक ऐसे सोर्स है जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगा जल्दी से जल्दी। जैसे कि मैंने 6 to 8 मंथ्स के अंदर क्लियर कर लिए थे एग्ज़ाम्स, तो आप भी अच्छा सा अप्रोच रखें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, और हर एक सेक्शन में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। आपकी अगर प्रीलिम्स में ही आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया तो आपको मेंस में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे क्लियर करने के लिए। तो यही सब मेरे एक्सपीरियंस था, और ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए थे ये चारों। So this was my strategy for clearing bank exams, and in my upcoming videos I will share my more strategies, experiences and tips and tricks which will be helpful for banking aspirants. So stay tuned on Revealing Success, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.